Good evening to all the students. In the previous class, we study about the combinations of the cells, in which we discuss about series combination and parallel combination along with the numerical problems. और कुछ शीट्स मैंने जो प्रोवाइड की थी 3 शीट्स, उसके सॉल्यूशंस को हमने साइड टाइप को डिस्कस किया था. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज द Wheatstone's bridge. Okay, Wheatstone bridge is basically a bridge consist of 4 resistors. Okay, and it is also used to find the value of unknown resistance. कि अगर आपके पास में कोई एक रेजिस्टेंस है, एक तो हम कलर कोडिंग से उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं अगर हमने उसको डिजाइन किया है. अगर सपोज करो कि कोई रेजिस्टर है जो कार्बन रेजिस्टर नहीं है, एक और तरह का हमने वायर बाउंड रेजिस्टर भी स्टडी किया था, या मान लो उसके जो कलर बैंड्स है वो क्लियरली विजिबल नहीं है और हमें उस रेजिस्टर की वैल्यू को फाइंड करना है, तो उस सिचुएशन में हम एक ब्रिज को यूज लेते हैं. दैट ब्रिज इज कॉल्ड द व्हीटस्टोन ब्रिज. और ये एक्यूरेसी से उस वैल्यू ऑफ रेजिस्टर को मेजर कर सकता है. ओके, बट उसकी कंडीशन है कि ये ब्रिज सेंसिटिव होना चाहिए, तब एक्यूरेसी का ऑर्डर इंक्रीज होता है. तो वो सेंसिटिविटी क्या होती है ब्रिज की, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. बट फर्स्ट वी डिस्कस इट इज कंसिस्ट ऑफ द 4 रेजिस्टर्स. इसमें जो रेजिस्टेंसेस व्हीटस्टोन ने लिए थे दे आर P, Q, R एंड S. ओके, P, Q, R एंड S. P and Q are the fixed resistor और उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज का नोन होना जरूरी नहीं होता. उनकी वैल्यूज के रेशियो का नोन होना जरूरी होता है. एंड दैट्स व्हाई द आर्म्स जिसमें ये कनेक्टेड होते हैं, देखो किस तरह का है ये ब्रिज. दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टर, दिस इज द सेकेंड रेजिस्टर, this is the third one and this is the fourth one. Okay, ये जो एक शेप बनी इसको एक ब्रिज शेप कहा जाता है. The two resistors are P and Q and remaining two are R and S. Okay, so these 4 resistors are connected in the form of a bridge and that's why it is called Wheatstone's bridge. Wheatstone is the name of person जिसने इस ब्रिज को डिजाइन किया था to calculate or to determine the value of unknown resistance. Okay, so this P and Q, इसके अगर मैं नेम दूं इन पॉइंट्स के, this point is suppose A, this point is B, this point is C and this point is D. So this AC and BC जो ये आर्म्स है, इसमें जो रेजिस्टर्स हैं they are called the ratio resistor or this arms are called basically ratio arms. Okay, this AC and BC are called ratio arms because the value of the resistances ratio should be known for this circuit or for this calculation of unknown resistance S. The S resistance will be unknown resistance and this R resistance will be a standard resistance. ओके, स्टैंडर्ड और जिसकी वैल्यू हमारे लिए नोन हो. यूजुअली हम इस आर रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टेंस बॉक्स यूज लेते हैं. ओके, वी यूज द रेजिस्टेंस बॉक्स जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम वेरी कर सके. ओके, वी कैन ऑल्सो चेंज द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड रेजिस्टर. दैट्स व्हाई इस पर हम इस तरह से एरो साइन लगा देते हैं. ओके, एरो साइन मैंने बताया था रेजिस्टर का एक सिंबल जिसमें एरो साइन यूज लिया जाता है, दैट इज द वेरिएबल रेजिस्टर. सो दिस इज स्टैंडर्ड. दिस आर्म इज कॉल्ड स्टैंडर्ड आर्म, दिस आर्म इज कॉल्ड अननोन आर्म एंड दीज टू आर्म्स आर कॉल्ड द रेशियो आर्म. ओके, two more things are connected here. First one is the galvanometer. And this galvanometer is connected in between the points C and D. Okay, this is the galvanometer G which is connected between the points C and D, and a cell is connected across the points A and B with the help of key. की जो होती है वो कई बार सेल में इनबिल्ट भी हो सकती है अगर हम बैटरी यूज ले रहे हैं, और वो एक्सटर्नली भी अप्लाई कनेक्ट की जा सकती है. ओके, सो दिस इज द cell along with the key
which we used here across the terminals A and B. Okay, this is the positive, this is the negative, this is the key, and the voltage of cell is V. इसकी एडवांटेज क्या है, उस एडवांटेज को भी मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं. सेल के वोल्टेज का नोन होना जरूरी नहीं है. Okay, there is no need to know the value of this voltage of the cell as well as its internal resistance will not affect the value of unknown resistance S. So whatever the value of internal resistance of this cell, it will not change the data or it will not affect the value of या measurement of the unknown resistance S. तो ये इसकी एडवांटेज है कि हमें सेल और उसके वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस को यहाँ पर कंसिडर नहीं करना पड़ता फॉर आवर डेरिवेशन. ओके, नेक्स्ट इसको हम एक बार लिख लेते हैं. AC arms, AC and CB are called ratio arm. ओके, डायग्राम के साथ ही लिख रहा हूं मैं. AD arm is standard arm and the last one BD is unknown arm. So these are the names of the all four arms which consist the Wheatstone bridge. Okay, इसके अगर हम definition लिखें, it consists of four resistors. Okay, अब एक और चीज, यहाँ जो हम रेजिस्टर्स लेते हैं उनका ऑर्डर ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए. द ऑर्डर का मीनिंग कि सपोज अगर सारे 10 ओम के विद इन है तो वो सेम ऑर्डर कहलाएगा. सबकी वैल्यू मान लो 50 ओम के आसपास में है तो वो सेम ऑर्डर के रेजिस्टर्स कहलाते हैं. इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि 3 रेजिस्टर हमने ओम के ऑर्डर के ले लिए और 1 किलो ओम के ऑर्डर का ले लिया, तो हमें यहाँ पर अननोन वैल्यू रेजिस्टर की जो फाइंड कर रहे हैं वो एक्यूरेसी से फाइंड नहीं होगी, या हो सकता है फाइंड हो भी नहीं. कैसे नहीं होगी उसका रीजन मैं आगे चल के बताऊंगा कि गैल्वेनोमीटर में हम क्या चेक करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, उस प्रोसीजर पे हम बाद में आएंगे. तो यहाँ हम जो रेजिस्टर्स यूज लेते हैं दे शुड बी इन द सेम ऑर्डर. ओके, और ये सेम ऑर्डर रेजिस्टर्स का उसकी सेंसिटिविटी को भी इंक्रीज करता है, इस ब्रिज की सेंसिटिविटी को भी इंक्रीज करेगा. ओके, सो यहाँ पर ही मैं लिख रहा हूं कि 4 रेजिस्टर्स of same order connected as shown. This bridge is used to determine unknown resistor, unknown resistance. ओके, अननोन रेजिस्टेंस S को हम यहां पर से S को यहां हम अननोन रेजिस्टर कहेंगे, जैसे इस ब्रांच को हमने अननोन ब्रांच कहा है. ओके, या आर्म कहा है. तो इसके कंटिन्यू में ये आप लिख सकते हो 3 लाइन कि हियर आर्म्स AC and DC and this one are this etc. क्लियर? तो ये पॉइंट नोट कर लेना. फिर हम ये लिख देते हैं अ गैल्वेनोमीटर G of resistance RG is connected across. अभी मैं बताता हूं गैल्वेनोमीटर क्या है. Okay, I will come to the point what is the galvanometer and what is its use. Okay, so RG इस galvanometer का resistance है. galvanometer का भी एक resistance होता है and having the order of 60 ohm.
50 ओम, 55 ओम, 60 ओम, 70 ओम, अलग अलग रेजिस्टर्स के अलग 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 गैल्वेनोमीटर्स के अलग अलग रेजिस्टेंसेस होते हैं। ओके, तो इसका रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता जी का, तो आर जी जो है हम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ले रहे हैं। आर जी इज द galvanometer resistance is connected across points C and D, and the cell is connected, a cell with key is connected। अभी हम इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं इसका ब्रिज का। across points A and B as shown। okay, so this is the introduction. What is the Wheatstone bridge? What is the use? It is used to determine unknown resistance। okay, it consists of 4 resistors PQRS, उनके अलग अलग जो आर्म के नेम थे वो हमने बताए। देन गैल्वेनोमीटर को हमने यहाँ डिफाइन किया और सेल और की को हमने कनेक्ट किया एज शोन इन फिगर। सो नो डाउट इन दिस वन। Now galvanometer is what? Galvanometer is basically an instrument which is look like voltmeter and ammeter। okay, and this galvanometer is used to detect the current flowing through the circuit। either the current is there or not, it will be detected by, it is not measured by the galvanometer। remember, galvanometer do not measure the current, the current measurement instrument, measuring instrument is ammeter। galvanometer just detect either the current is present or not, and the galvanometer also measure the direction of current in the circuit, either it is clockwise or it is anti-clockwise। okay, यूजुअली जो गैल्वेनोमीटर है उसी को हम अमीटर एंड वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। we can convert a galvanometer into voltmeter as well as into ammeter। so what is इसकी जो construction है, how the galvanometer is designed, what are the different components which we use to design the galvanometer, all these things we will study in the chapter 4। ओके, चैप्टर 4 जो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, वहां हम लास्ट में जाके एक टॉपिक करेंगे गैल्वेनोमीटर एंड इट्स कन्वर्जन। तो वहां हम गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग एटसेट्रा, ओके, उन सबको हम वहां डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ केवल हम ध्यान रखेंगे कि व्हाट इज द गैल्वेनोमीटर एंड व्हाट इज इट्स यूज। So it is an instrument used to detect the current as well as to measure to check the direction of current as well in the circuit। ओके, अगर आप वोल्टमीटर, अमीटर और गैल्वेनोमीटर में अगर हमें डिफरेंस देखना हो तो वोल्टमीटर और अमीटर के जीरो जो होते हैं वो राइट मोस्ट में होते हैं, सॉरी लेफ्ट मोस्ट डायरेक्शन में होते हैं। जैसे मैं बताता हूं अभी, देखो यूजुअली क्या होता है, अगर मैं एक वोल्टमीटर की बात करूं तो वोल्टमीटर का जो जीरो होगा वो यहां होगा। सपोज दिस इज 1 2 एंड 3। ओके, 3 वोल्ट तक मेजर करता है, तो जीरो ऑफ वोल्टमीटर इज हियर एज वेल एज फॉर अमीटर। इन केस ऑफ अमीटर आल्सो द जीरो इज at the leftmost side, while in case of the galvanometer, usually galvanometer जो होते हैं वो 30 0 30 के होते हैं। the zero is taken in the middle or in between the scale। this is the galvanometer G। यहाँ इसका जो जीरो होता है वो सेंटर में होता है स्केल के, लेफ्ट में नहीं होता। अमीटर वोल्टमीटर में लेफ्ट में रहेगा, जबकि गैल्वेनोमीटर में वो सेंटर में रहेगा। तो सपोज करो इसके भी टर्मिनल्स होते हैं, इन टर्मिनल्स पर अगर हम कनेक्ट करते हैं सर्किट को,
ओके तो इस टर्मिनल्स को हम अगर सर्किट में कनेक्ट करें तो सपोज करो अगर इसकी जो मूवमेंट है ये 10 और 20 होगा and it is also 10 and 20. If it moves in this direction, then the current is clockwise. And if it moves in this direction, then the current is anti-clockwise. So it also measures the direction of current. Sorry, detect the direction of current as well. अगर सपोज करो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो रहता है, इट मीन्स करंट फ्लोइंग थ्रू दैट सर्किट इज जीरो, जिस पर हमने कनेक्ट किया है. एंड इफ द करंट इज नॉन जीरो देन इट विल शो सम डिफ्लेक्शन. तो ये डिफ्लेक्शन की हेल्प से हमें डिटेक्ट करके बताता है कि करंट इज देयर और नॉट. और जितना मैग्नीट्यूड करंट का ज्यादा होगा इसके डिफ्लेक्शन की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी. जैसे करंट मान लो अगर स्मॉल एम्पियर में तो वो 10 पर आया, अगर मान लो करंट का अमाउंट इंक्रीज होगा तो 10 to 20 मूव करेगा या 20 to 30 मूव करेगा. ओके तो 30 0 30 के गैल्वेनोमीटर्स होते हैं. 30 0 30 का मतलब है कि लेफ्ट 30 जीरो मिडल और राइट 30. इस तरह से हम इस 30 0 30 के गैल्वेनोमीटर्स को यूजुअली लेबोरेटरी में यूज लेते हैं टू डिटेक्ट द करंट एंड इट्स डायरेक्शन. तो एक पॉइंट लिख लो यहां पर, गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट used to galvanometer is an instrument used to detect current and its direction through the circuit. Okay, CKT means circuit. Its resistance, it has a resistance of order 60 ohm. ओके एक नॉर्मल गैल्वेनोमीटर की अगर हम बात करें तो 60 ओम के ऑर्डर का इसका इंटरनल खुद का रेजिस्टेंस होता है. यानी अगर आप ओम मीटर को गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल से कनेक्ट करोगे देन इट विल शो द 60 ओम रेजिस्टेंस. एज वेल एज गैल्वेनोमीटर के ऊपर लिखा होता है, यहाँ पर लिखा होगा 60 ओम रेजिस्टेंस. ओके तो वो 60 ओम इसके रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है. ऑर्डर बता रहा हूं मैं, हो सकता है 50 ओम भी हो सकता है 70 ओम भी हो. Okay, so it is just an order. So write down till this one. If anyone have any problem, okay, then you can ask in between the class, okay, or during the class at any instant you can ask. So करंट की डायरेक्शन कैसे मेजर होती है मैंने एक्सप्लेन कर दिया. और करंट को डिटेक्ट कब करेगा, अगर इसमें डिफ्लेक्शन है तो करंट है, डिफ्लेक्शन जीरो है तो करंट जीरो है. ओके तो एक्चुअल में हम यहाँ गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन को जीरो करके रीडिंग्स लेते हैं. We note the reading when the deflection in this galvanometer becomes zero. और उसको हम उस सिचुएशन को हम एक तरह से नल पॉइंट या नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन कहते हैं या बैलेंसिंग कंडीशन कहते हैं, जब इस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो होता है. अब किया क्या जाता है, पी क्यू तो फिक्स्ड है, इनकी वैल्यूज तो हम चेंज कर ही नहीं सकते. और आईएस की वैल्यू अननोन रेजिस्टर है, ये भी फिक्स्ड है, इसकी वैल्यू भी वेरी नहीं करेगी. वेरी जो करेगा वो केवल रेजिस्टर आर करेगा. तो हमने इन चारों को कनेक्ट कर दिया इस सर्किट में, इससे कुछ करंट भी फ्लो हो गई. ओके अब हम क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस आर को मूव करते हैं. मूव मींस आर की वैल्यू को वेरी करते हैं. तो वी चेंज द वैल्यू ऑफ आर सच दैट द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर बिकम्स जीरो. ओके जैसे सपोज करो कि अगर इसमें 10 ओम इनिशियली है तो हम
12 ओम 11 ओम करके चेक करते हैं, 12 ओम करके चेक करते हैं कि डिफ्लेक्शन जीरो की तरफ आ रहा है या नहीं। ओके, सपोज करो कि 10 ओम पर जो डिफ्लेक्शन है वो यहाँ पर 10 पर है। ओके, जब मैंने R को 10 ओम किया, समझना इसको, when R is 10 ओम then suppose the deflection is at 10। ये डिवीजन होते हैं यहाँ पर, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। गैल्वेनोमीटर में जो वैल्यू आती है उसको डिवीजन से बोला जाता है, 10 डिवीजन, 30 डिवीजन, 20 डिवीजन, 15 डिवीजन एटसेट्रा। तो 10 डिवीजन पर है। मैंने सपोज करो इसकी वैल्यू को 11 ओम किया, तो ये 10 से क्या हुआ, 9 पे चला गया। ओके, यानी इसका डिफ्लेक्शन 9 हो गया। तो हम क्या करेंगे, ऐसे फर्दर इसको इंक्रीज करेंगे और 12 ओम, 13 ओम, 15 ओम, सपोज करते हैं 15 ओम पर ये जीरो आ गया, इसका डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। तो वो 15 ओम की वैल्यू हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि एट 15 ओम द वैल्यू ऑफ आर, द वैल्यू ऑफ द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इज जीरो। तो उस R की वैल्यू को यूज लेके S की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर? अब सपोज करो कि अगर इस R को 11, 12, 13 इंक्रीज करने पर ये डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होता, 10 से 11, 12, 13, 14, तो हम उस समय इसकी वैल्यू को डिक्रीज करते। ओके, R इंक्रीज करने पर अगर ये भी इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब हम गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं। इसको भी आप डिक्रीज करो ताकि ये वैल्यू भी डिक्रीज हो जाए, क्योंकि हमें ओवरऑल करना क्या है, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर को जीरो करना है। ओके, और उस सिचुएशन में क्या होगा, इस गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाली जो करंट है, जिसको हम यहाँ IG लिखेंगे, दैट करंट विल बिकम्स जीरो। जब गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं करती तो उसका डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है। ओके, एंड जब करंट फ्लो नहीं कर रही है तब इस C और D पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी जीरो होगा। करंट क्यों फ्लो करती है दो टर्मिनल्स के बीच में या दो पॉइंट्स के बीच में, when there is a potential difference between them. If there is zero potential difference then the current flowing is also zero। और करंट है क्या, बेसिकली चार्ज का अमाउंट ही तो है पर यूनिट टाइम में। तो तुम्हें याद हो सेकंड चैप्टर में हमने एक टॉपिक किया था कि दो कंडक्टर्स लेकर उनको वायर से कनेक्ट किया और चार्ज फ्लो हो रहा है, कब तक, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। कॉमन पोटेंशियल हमने लिखा था V। ओके, तो पोटेंशियल जब सेम नहीं हो जाता, उस कॉमन पोटेंशियल की बात कहाँ आती है, जहां करंट जो है या चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाता है। तो यहां भी जब कॉमन पोटेंशियल होगा, यानी सेम पोटेंशियल होगा CD पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा जीरो, चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएंगे। और चार्ज फ्लो नहीं हो रहा तो करंट जीरो हो गई, करंट जीरो तो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल बी जीरो। तो उसी को हम नल डिफ्लेक्शन या बैलेंसिंग कंडीशन सिचुएशन कह देते हैं। ओके, बैलेंसिंग कंडीशन या नल डिफ्लेक्शन की सिचुएशन कहते हैं। अब हमें यहाँ करना क्या है, मेनली तो ये तो एक तरह का इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। करना ये है कि इस सर्किट में हमें बैलेंसिंग कंडीशन को डिराइव करना है, और उसको डिराइव करने के लिए हमें वेरियस आर्म्स में फ्लो होने वाली करंट्स फाइंड करनी पड़ेगी, और उन करंट्स की हेल्प से और केवीएल अप्लाई करके हम एक कंडीशन फाइंड आउट करेंगे जब करंट IG जीरो हो, और उसी कंडीशन को हम बैलेंसिंग कंडीशन कहेंगे। एंड दैट कंडीशन इज वेरी इजी, याद इसको अभी भी कर सकते हैं हम, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। ओके, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। दिस इज कॉल्ड द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, लेकिन आती कैसे है उसके लिए हमें यहाँ KVL अप्लाई करने पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं। KCL हम यहाँ पर अप्लाई करते हुए अलग अलग ब्रांचेस में करंट को डिसाइड करते हैं। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। सपोज करो कि यहां से जो टोटल करंट आ रही है वो है I। ओके, जो सेल से पास हो रही है टोटल करंट वो I है। तो इधर अगर I है तो इस डायरेक्शन में भी क्या होगी, I ही रहेगी। सीरीज में करंट सेम रहती है और एक ही कंपोनेंट है, तो I करंट इज फ्लोइंग हियर। नाउ सेकंड, लेट इस P रेजिस्टर में जो करंट पास हुई वो कितनी हुई, I1। ओके, करंट को ध्यान से समझना,
आगे केवीएल अप्लाई करना तुम्हें आता है, हमने केवीएल केसीएल पहले अलग टॉपिक भी पढ़े, फिर हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी पढ़ा, तो उन सभी में हमने केवीएल्स को अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई किया और कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए, तो you know very well how to apply the KVL and KCL. Okay, so here suppose I1 is current flowing through P, then what will be current flowing through R? It will be I minus I1. सपोज 10 एम्पियर की करंट यहाँ आ रही थी, उसमें से 3 एम्पियर इधर चली गई, तो यहाँ कितनी जाएगी 7 एम्पियर, तो वो 7 कैसे आया 10 minus 3 करके. Okay, so this will be what the current flowing through this branch is I minus I1. Okay, ये KCL हमने यहाँ डायरेक्ट अप्लाई कर दिया. हम अलग अलग I1, I2, I3, I4 नहीं लेके यहाँ KCL को अप्लाई करते हुए आगे बढ़ते, क्योंकि अदरवाइज और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उन इक्वेशंस को सॉल्व करना. क्लियर? तो सपोज I1 करंट फ्लोइंग हियर, देन I minus I1 विल बी हियर. नाउ I1 यहां से आ रही थी, उसमें से Ig इधर चली गई. नो डाउट आगे चल के हम Ig को जीरो करेंगे, लेकिन एक बार तो हमें Ig को कंसीडर करना पड़ेगा. तो I1 current flowing here, Ig in this direction, then what will be current in this direction? It will be I1 minus Ig होगा. It will be I1 minus Ig. जो टोटल करंट यहाँ आ रही थी उसमें से Ig करंट इधर चली गई, तो ये कितनी होगी I1 minus Ig. क्लियर? तो देखो इस ब्रांच में हो गई, इसमें आ गई करंट, इसमें आ गई करंट, इसमें आ गई. अब एक लास्ट रही है, वो है ये वाली डायरेक्शन. अब इसमें देखो एक करंट आ रही है इधर से I1 minus I minus I1, एक करंट आ रही है इधर से Ig, तो यहां से डेफिनेटली करंट जो है वो इस डायरेक्शन में चलेगी. ओके, सारी करंट्स नोड की टुवर्ड्स नहीं होती, सारी करंट्स नोड्स के अवे फ्रॉम नहीं होती, कुछ टुवर्ड्स होती है, कुछ अवे फ्रॉम होती है, तभी चार्ज कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी लगती है और केवीएल अप्लाई होता है. ओके, तो इस सिचुएशन में देखो ये करंट आई कितनी I1 माइनस I माइनस I1, ठीक है, I माइनस I1, और ये इसमें ऐड होगी. जैसे 7 एम्पियर यहां से आ रही थी, 3 एम्पियर सपोज यहां से आ रही है, तो 10 एम्पियर यहां से फ्लो होगी, तो प्लस कितना हो जाएगा ये Ig. दिस इज द करंट. केवल ये एक ही ब्रांच है जिसके अंदर आपको 3 करंट्स के सम मिल रहे हैं Ig. 3 करंट्स की टर्म में आपको यहाँ लिखना पड़ रहा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ सिंगल टर्म है, यहाँ भी सिंगल टर्म है करंट की. ओके, तो एक बार इस करंट को, ये दोनों ऐड हुई, ये टोटल आ गई. अब देखो अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो I1 पॉजिटिव I1 नेगेटिव कैंसिल होगा, Ig नेगेटिव Ig पॉजिटिव कैंसिल होगा, और केवल I रह जाएगा. तो ये दोनों जब ऐड होगी तो टोटल करंट यहाँ वापस कितनी आ गई I आ गई. तो वो अपने आप इन दोनों का सम जो है वो I के इक्वल हो जाएगा, अगर हम KCL को इस तरह से अप्लाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. ओके, तो एक बार इसको वापस रिवाइज करो और नोट करो करंट्स की डायरेक्शन को. इंपॉर्टेंट यही है करंट की डायरेक्शन को प्रॉपर वे में लेना. The current flowing through various arms are shown in figure. ठीक है, जो करंट्स हमने लिए हैं वेरियस आर्म में वो हमने फिगर में शो कर दी है. उसको एक एक को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं होता. डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है और डेरिवेशन के मैथमेटिकल स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं. डायग्राम का इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, उसको जितना ब्रीफ एक्सप्लेन कर सको उतना करना चाहिए. ओके, इवन सीबीएसई बोर्ड के जो पेपर्स होते हैं उनकी की भी सीबीएसई रिलीज करता है.
ओके, जिसको हम पेपर की मार्किंग स्कीम कह सकते हैं। तो वो मार्किंग स्कीम अगर आप किसी भी पेपर की उठा के देखोगे ना, तो उसमें डायग्राम का ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं होता। ओके, उसमें केवल डायग्राम होगा, उसका एक एक पार्ट डायग्राम में ही क्लियरली एक्सप्लेन होगा, along with the numerical calculative part और the mathematical portion, जिसमें हम कुछ mathematical steps यूज लेके कोई डेरिवेशन कर रहे हैं या कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो इसीलिए इतना इंपॉर्टेंस हम भी यहाँ पर इस डायग्राम के एक एक पार्ट में करंट को एक्सप्लेन करने में इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे। ओके, अपने को कभी भी नहीं लिखना इस तरह का इंट्रोडक्शन। सो एज शोन इन फिगर लिख दिया ना, तो वो सब कुछ आ गया उसके अंदर। क्लियर? नाउ अप्लाइंग KVL, Kirchhoff's voltage law. Okay, KVL is what? It is Kirchhoff's voltage law. So applying KVL in this point was A. Okay, इस लूप में लेते हैं, एक इसमें लगाना है KVL, एक इसमें लगाना है, बस दो इक्वेशन लेनी है और दोनों में IG को 0 रख के हम बैलेंसिंग कंडीशन फाइंड कर लेंगे। क्लियर? तो अप्लाइंग KVL इन लूप ACDA, इस लूप में हम एक KVL अप्लाई करते हैं। तो चलो पहला लेते हैं, I1 करंट P में से पास हो रही है और हमारी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल भी यही है, तो वोल्टेज नेगेटिव होगा, तो इट विल बी माइनस I1P। हम ऐसे चल रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में। ओके, देन इन दिस डायरेक्शन अगेन इसका रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं Rg, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस हमने लिखा था, ठीक है, दैट इज Rg। ये जो 60 ओम के ऑर्डर का होता है उसको हम Rg ले रहे हैं। तो क्या होगा इसमें भी माइनस IgRg, क्योंकि DOT और करंट एक ही डायरेक्शन में है तो नेगेटिव होगा वोल्टेज। सिमिलरली इस डायरेक्शन में आए तो इट विल बी प्लस I माइनस I1 टाइम्स ऑफ R इक्वल्स टू 0। पॉजिटिव क्यों हुआ वोल्टेज? क्योंकि करंट इधर से आ रही थी और हम ऐसे चल रहे हैं, DOT इधर है और करंट ऐसे अपोजिट है, इसलिए वोल्टेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। देन नेक्स्ट इस लूप के लिए बात करें, अब इसमें हम बाद में इसको ले लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं अभी केवल एज इट इज। अगेन अप्लाइंग KVL इन लूप, सेकेंड लूप लेते हैं CBDC, दिस वन CBDC। ओके, अब नेक्स्ट इससे इक्वेशन बनाते हैं। अगेन वी आर मूविंग इन C2B, करंट इज आल्सो C2B, then it will be minus I1 minus IG times of Q। ओके, नेगेटिव होगा। Then from B to D, current is D to B, we are moving from B to D, voltage will be positive, so it will be plus I minus I1 plus IG times of S। Okay, then the last one, we are moving from D to C and current is from C to D, then again voltage will be positive, IgRg equals to 0, and this is equation number 2। तो second important thing, the equations of KVL for the two loops। क्लियर? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? करंट की प्रॉपर डायरेक्शंस डिसाइड करना, प्रॉपर वैल्यू लेना इस सर्किट में। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द KVL की दोनों इक्वेशंस को प्रॉपर वे में लिखना। अब हम यहाँ नल डिफ्लेक्शन की बात करते हैं कि वी चेंज द वैल्यू ऑफ R सच दैट द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर बिकम्स 0, that is Ig becomes 0 और the voltage C and D के बीच में वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो in that situation we again rewrite the both equation and find the balancing condition। ये व्हीटस्टोन का प्रोसीजर था रेजिस्टेंस को मेजर करने का, जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, so note down these equations।
ये रुद्राक्ष ने आज ज्वाइन किया है ना, तो मैं ये अभी इक्वेशंस लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, तो मैं वापस तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू अप्लाई और हाउ टू राइट द इक्वेशंस यूजिंग द केसीएल एंड केवीएल। ओके, तो रिमेनिंग थिंग तुम समझ सकते हो, सर्किट में क्या हो रहा है, कैसे इसको लिया, इसका शेप जो है उसको हम ले सकते हैं, क्या यूज है इसका, एटसेट्रा। बस ये दो इक्वेशंस में तुम्हें वापस से रूल्स वगैरह बताऊंगा, उसके बाद क्लियर हो पाएगा। Okay, so now next one is we change the value of R such that the deflection in galvanometer को मैं G से लिख रहा हूं, in galvanometer G becomes 0. Okay, called null deflection. In this situation, यानी जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 है, IG की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, and we can say the potential difference between C and D, which is VD minus VC equals to 0. यानी C और D पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा, इसीलिए तो करंट 0 है। और करंट 0 हमने चला के की है, इसको वेरी करके, इसकी वैल्यू को चेंज करके, ठीक है। और यहां से ये भी कह सकते हैं VC equals to VD। तो आपको क्या है ना, एक्चुअल में ये जो तीनों कंडीशंस है, CD पॉइंट पर वोल्टेज का सेम होना, CD पॉइंट पर सॉरी पोटेंशियल का सेम होना, वोल्टेज का 0 होना, और करंट इन दिस C टू D ब्रांच 0 होना, ये तीनों ही आपको किसी न्यूमेरिकल में दी जा सकती है कंडीशन। कि कोई आपको एक सर्किट दे दिया जिसमें 5 रेजिस्टर्स हैं, ये भी 5 रेजिस्टर, देखो इसका खुद का एक रेजिस्टर है, तो इसमें एक 4 तो ये रेजिस्टर्स हो गए, एक रेजिस्टेंस इसका इनबिल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, जिसको हम आरजी कह रहे हैं। तो इस व्हीटस्टोन ब्रिज को बनाने के कई वेरियस टाइप्स हैं, 5-6 डिफरेंट वेज है जिसमें हम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज को डिजाइन कर सकते हैं। उन सभी को मैं डिस्कस करूंगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, बट ये ध्यान रखना कि जहां कहीं 5 रेजिस्टर्स एक साथ दिखे और एक किसी रेजिस्टर में करंट 0 हो, या वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर 0 हो, या पोटेंशियल एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द रेजिस्टर सेम हो, तो इसका मतलब है कि वहां पर वो नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन है। क्लियर? तो ये पॉइंट हम यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि करंट 0, डिफ्लेक्शन 0, वोल्टेज 0 और पोटेंशियल सेम। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज कहा जाता है। क्लियर? So we change the value of R such that deflection becomes 0. Okay, so rewriting equations 1 and 2 with Ig equals to 0, we get, वापिस से ये दोनों इक्वेशंस लिखते हैं इस कंडीशन के साथ में कि Ig 0 है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगी हमें, दिस विल बी माइनस I1P, दिस इज 0, Ig 0 हो गया, एंड दिस इज प्लस I माइनस I1 टाइम्स ऑफ R इक्वल्स टू 0। इसको मैं ले जाता हूं उधर और माइनस माइनस कैंसिल कर देता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, I1P और इक्वल्स टू I माइनस I1 टाइम्स ऑफ R, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में Ig को 0 कर दिया, एक ही जगह पे था Ig, और फिर इसको राइट साइड में शिफ्ट किया, माइनस साइन आएगा, वो माइनस माइनस मैंने कैंसिल कर दिया। देन नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन 4 सेकंड को लेते हैं। देखो इसमें Ig कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसमें Ig था केवल इस पॉइंट पर, तो इन तीनों की वैल्यू को आपको 0 करना है। रिमेनिंग टर्म्स हम लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस I1 क्यूब
ठीक है, माइनस I1 क्यू प्लस I माइनस I1 इंटू एस इक्वल्स टू 0, यही मिलेगा। I माइनस I1 इंटू एस इक्वल्स टू 0, ये पूरी टर्म 0, दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 0। सेम वे में अब मैं इसको रफ कर देता हूं, हमें जरूरत नहीं है इक्वेशन 1 2 की। So now again we shift this in the right hand side and cancel out the negative sign. So it is also become I1q equals to I minus I1 times of S, equation number 4. Now if we divide equation 3 and equation 4, okay, then we get, dividing equation 3 and 4, we get I1p upon I1q is equals to I minus I1r upon I minus I1s, and this I1 will cancel out, I minus I1 and I minus I1 will cancel out, and what will be remains left, it is P upon Q equals to R upon S. Okay, and this is called the balancing condition, balancing condition of Wheatstone bridge. And remember this condition, कि what is the balancing condition for Wheatstone bridge? P upon Q equals to R upon S. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहां लिख रहा हूं मैं, और PS equals to RQ, PS equals to RQ, क्लियर। तो इसका मीनिंग क्या है, देखो इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो के इक्वल है। अगर आप इसका और इसका रेशियो लेते हो, इसका इसके साथ रेशियो लेते हो, या फिर PS यानी आमने सामने वाले रेजिस्टर्स का प्रोडक्ट अगर सेम आता है, RQ इन दोनों का प्रोडक्ट है ना, अपोजिट सामने एक दूसरे के आमने सामने जो रेजिस्टर्स है ना, उनका प्रोडक्ट अगर सेम है तो भी वो बैलेंस्ड है ब्रिज। इसको ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन, यानी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस सिचुएशन में IG 0 होगा। अब उल्टा कहेंगे, ठीक है, कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो IG 0 होगा, और उस सिचुएशन में हम S की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो S कैसे फाइंड होगा, अगर मैं यहां से S की वैल्यू को लिखता हूं तो S क्या आ जाएगा, R टाइम्स ऑफ Q अपॉन P, ठीक है, R टाइम्स ऑफ Q अपॉन P। तो इट इज Q और P का यहाँ रेशियो नोन होना जरूरी है, इसलिए इसको रेशियो आर्म कहा था हमने, A C और C B को। ओके, इंडिविजुअल वैल्यू का नोन होना जरूरी नहीं है। तो हो सकता है कई न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्ट रेशियो दिया जाए दो रेजिस्टर्स का, कि द रेशियो ऑफ दिस एंड दिस, नाम बदल सकते हैं, R1 R2 R3 R4 भी बोला जा सकता है इसको। तो उस सिचुएशन में अगर दो का रेजिस्टेंस का रेशियो दिया है तो हो सकता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रॉब्लम से रिलेटेड, क्लियर। तो ये रेशियो नोन होना चाहिए, R की वैल्यू हमें रेजिस्टेंस बॉक्स से मिल जाएगी और S हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे, क्लियर। अब ऐसा भी होता है कई बार आपको एक वायर गिवन होगा जिसका हमें रेजिस्टिविटी फाइंड करनी होगी, तो उस वायर की रेजिस्टिविटी को फाइंड अगर करना है तो उस वायर को यहाँ कनेक्ट करते हैं, पहले उसका रेजिस्टेंस हम इससे फाइंड कर लेते हैं, और रेजिस्टेंस फाइंड करने के बाद फिर हम कैलकुलेट करते हैं उसकी रेजिस्टिविटी। तो वायर का रेडियस और वायर की लेंथ हम मेजर कर लेते हैं। रेडियस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज एंड द लेंथ कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्केल और मीटर स्केल वी कैन से, clear। तो using these two instrument, screw gauge and meter scale, we can measure the radius and length, and अगर हमें resistor पता है, radius पता है, length पता है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको नोट कर लो एक बार। If R and L are radius and length of wire, length of given wire
having resistance S, क्योंकि ये फॉर्मूला हम एक प्रैक्टिकल में यूज लेते हैं, मीटर ब्रिज पर बेस्ड होता है वो, जो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करेगा. ओके, तो दिस विल बी देन इट्स रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टिविटी विल बी गिवन बाय रो इक्वल्स टू आर ए बाय एल, और ए क्या हो जाए, सॉरी आर की जगह हम एस यूज ले रहे हैं रेजिस्टेंस, तो ये एस ए बाई एल और एस पाई आर स्क्वायर बाई एल लिख लेंगे ओम इंटू मीटर में. ओके, ओम इंटू मीटर इज द यूनिट फॉर दिस रेजिस्टिविटी. तो एस पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, आर मेजर्ड यूजिंग द स्क्रू गेज. ओके, R को मेजर करते हैं, यूनिट विल बी इट्स ओम इंटू मीटर. R, स्मॉल r measured by screw gauge and L is measured by meter scale. क्लियर? और S को हमने कैसे मेजर कर लिया? यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज, by using this formula. Okay, so this is all about the measurement of the unknown resistance using the Wheatstone bridge, and how to measure the resistivity of the given wire having the resistance S, which is measured using the Wheatstone bridge. तो कल हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसकी सेंसिटिविटी की, इसकी एडवांटेजेस क्या हैं इस मीटर ब्रिज के, व्हीटस्टोन ब्रिज की, और इसी पर बेस्ड एक और ब्रिज है जिसको हम मीटर ब्रिज बोलते हैं, और वो इससे भी ज्यादा सेंसिटिव होता है. बट व्हाट इज द सेंसिटिविटी एंड हाउ द सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ द वेरिएशन इन रेजिस्टेंसेस P Q R S, so that will be discussed tomorrow. Okay, so if you have any doubt you can ask, otherwise you can leave the meeting.